गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर शशिबाला तिवारी, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, असिस्टेंट प्रोफेसर, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। आज हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर डिस्कस करेंगे। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने दो बातें आती है। इस एक्ट का जो फेडरल फॉर्म था वो, और इसमें जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई वो। आज हम लोग इस क्लास में 1935 के एक्ट और इसके फेडरल फॉर्म की बात करेंगे। 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट था, उससे कोई भी राजनीतिक दल संतुष्ट नहीं था। कांग्रेस ने उन सुधारों को अपर्याप्त, असंतोषजनक एवं निराशापूर्ण बताया। जो प्रोविंस में डायरकी था उसको भी लोगों ने अभिशाप बताया। अतः कांग्रेस ने सरकार से शीघ्र ही सेल्फ डिटर्मिनेशन के सिद्धांत के अनुसार उत्तरदायी सरकार स्थापित करने की मांग की। 1924 में मूडीमैन की अध्यक्षता में एक कमेटी की स्थापना की गई। उसने अपनी रिपोर्ट में द्वैध शासन की असफलताओं का जिक्र किया और इसमें सुधार का सुझाव दिया। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो किसी प्रस्तावना के बिना ही पास किया गया था। इस अधिनियम का वही लक्ष्य था जो 1919 के अधिनियम का था। लक्ष्य यही था कि भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी शासन की स्थापना हो। ब्रिटिश संसद को यह निर्णय करने का अधिकार था कि भारत को कब और कैसे उत्तरदायी शासन दिया जाए। उसे इस अधिनियम का संशोधन करने, इसमें सुधार करने और इसे रद्द करने का भी अधिकार था। 1935 के एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता में किसी तरह की कोई कमी नहीं की गई। इस अधिनियम के पारित होने के पहले तक भारतीय शासन जो था वो एकात्मक था। 1935 के अधिनियम के द्वारा भारतीय रियासतों को ब्रिटिश भारत के साथ समान संघीय शासन में लाने का पहली बार प्रयास किया गया। अखिल भारतीय संघ की जो प्रस्तावित योजना थी उसमें यह व्यवस्था की गई कि ब्रिटिश प्रांतें स्वयं ही देसी नरेश जो हैं वो अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर हस्ताक्षर करके और इस संघ में शामिल हो सकते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन में इन विषयों का उल्लेख होता जिन्हें देसी नरेश संघ सरकार को सौंपते। इस एक्ट के द्वारा एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। इस एक्ट के द्वारा प्रोविंस में डायरकी जो सिस्टम था उसका अंत कर दिया गया, लेकिन ये सिस्टम फिर केंद्र में ला दिया गया और इसके द्वारा जो प्रांतीय स्वराज्य की स्थापना की गई, इसके पूर्व प्रांतों में केवल आंशिक उत्तरदायित्व था तथा प्रांतीय सरकारों को एक एजेंट के रूप में भारत सरकार के अधीक्षण एवं निर्देशन में काम करना पड़ता था। इस एक्ट के द्वारा प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दे दी गई तथा उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। द्वैध शासन प्रणाली का अंत हुआ, प्रांतीय शासन का एकीकरण हुआ और प्रांतीय शासन गवर्नर और इसके मंत्रिमंडल को सौंप दिया गया। 1935 के एक्ट में विषयों का बंटवारा करने के लिए 3 सूचियां बनाई गई। संघीय सूची जिसमें 59 सब्जेक्ट थे, प्रांतीय सूची जिसमें 54 और समवर्ती सूची जिसमें 36 विषय रखे गए। ऐसे विषय जो अखिल भारतीय हित के थे वे संघीय सूची में थे, जैसे सेना, मुद्रा, नोट, डाक, तार, रेल इत्यादि। संघीय सूची पर केवल केंद्रीय विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार था। प्रांतीय हित के विषय प्रांतीय सूची में रखे गए, जैसे एजुकेशन, जो टैक्स था वो, स्थानीय स्वशासन, कानून व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था, कृषि, सिंचाई, नहरें, जंगल, खान इत्यादि प्रांतीय व्यापार और उद्योग धंधे इत्यादि प्रांतीय सूची में रखे गए। इन पर प्रांतीय विधानमंडल ही कानून बना सकता था। समवर्ती सूची में रखे गए विषयों पर संघीय तथा प्रांतीय दोनों विधानमंडल कानून बना सकते थे। प्रांतीय और केंद्रीय विधानमंडल में किसी प्रकार का विरोध उत्पन्न हो जाने पर केंद्रीय विधानमंडल द्वारा ही कानून बनाया जाता था। 1935 के एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि गवर्नर जनरल अपने इच्छा अनुसार केंद्रीय विधानमंडल या प्रांतीय विधानमंडल को अशिष्ट शक्तियों के प्रश्न पर कानून बनाने की शक्ति दे सकता है। अंग्रेजों की जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, इसमें भी उन्होंने बनाए रखा। इसके लिए सांप्रदायिक चुनाव पद्धति को कायम रखा गया और
इस सिस्टम को केवल कायम नहीं रखा गया बल्कि इसका विस्तार भी किया गया। जैसे हरिजनों के लिए भी सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया। मुसलमानों को केंद्रीय विधानमंडल में ब्रिटिश भारत से कुछ स्थान दिया गया और उनकी संख्या उस अनुपात में नहीं थी। ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को, यूरोपियनों को भी पहले की तरह ही सांप्रदायिक चुनाव पद्धति द्वारा स्थान दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा मजदूरों और स्त्रियों को भी प्रतिनिधित्व के अलग अधिकार दिए गए। 1935 के एक्ट में अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के संरक्षण और आरक्षण की व्यवस्था की गई। गवर्नर जनरल और गवर्नरों को इसके लिए विशेष शक्तियां और अधिकार भी दिए गए। इस एक्ट के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। सदन को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त करके इंग्लैंड के उपनिवेश विभाग के अधीन कर दिया गया। बरार प्रांत को कानूनी दृष्टि से मध्य प्रांत का अंग बना लिया गया और मध्य प्रांत तथा बरार एक गवर्नर का प्रांत बना दिया गया। इस प्रकार कुछ इतिहासकारों ने इस अधिनियम को राजनीतिक विचार की दृष्टि से एक महान सफलता बताया। उनके विचार से भारत के भाग्य को अंग्रेजों के हाथों से भारतीयों के हाथों में बदल दिया गया। लेकिन भारत के सभी राजनीतिक दलों ने इस अधिनियम की निंदा की। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के विचार में यह अधिनियम सर्वथा अपूर्ण और असंतोषजनक था। इस अधिनियम की संघीय व्यवस्था अत्यंत दोषपूर्ण थी, क्योंकि प्रस्तावित संघ की योजना भारतीय जनता के इच्छा के अनुसार नहीं हुई थी। संघ प्रभुत्व संपन्न होता है, परंतु प्रस्तावित संघ पर ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता पूर्ववत बनी रही। विषयों का जो बंटवारा था वो भी दोषपूर्ण था। संघीय न्यायालय सर्वोच्च नहीं था, क्योंकि अपील की यह सबसे अंतिम अदालत नहीं थी। निम्न सदन के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष ढंग से होता था। अधिनियम में आरक्षण संबंधी तथा अन्य प्रतिगामी जो अनुबंध थे वो भी भारतीय राजनीतिक चेतना का दमन के लिए ही किया गया था। 1935 के एक्ट के द्वारा राष्ट्रीय हितों की भी उपेक्षा की गई। इस एक्ट के द्वारा केंद्र में पूर्णतः उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं हो सकी। गवर्नर जनरल को कार्यपालिका, विधायिका एवं वित्तीय शक्तियां प्राप्त थी, जिससे वस्तुतः एक निरंकुश तानाशाह की तरह काम कर सकता था। प्रांतों में जब द्वैध शासन असफल रहा तब उसे केंद्र में लागू करना मूर्खता थी। इसके साथ साथ केंद्रीय व्यवस्थापिका का संगठन प्रतिक्रियावादी था। उसमें विशिष्ट प्रतिनिधित्व के आधार पर समाज के धनी तथा प्रतिष्ठित वर्गों को प्रधानता दी गई थी। संघीय व्यवस्थापिका का कोई स्वतंत्र वैधानिक आधार प्राप्त नहीं था। इसलिए इस अधिनियम में भारत की राष्ट्रीय भावनाओं पर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया गया था। भारतीयों का आत्मनिर्णय करने का अधिकार नहीं दिया गया था। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित यह एक्ट ब्रिटिश साम्राज्य का ही हितैषी साबित हुआ। इस प्रकार हम लोग 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और इसका जो संघीय स्वरूप है उसकी चर्चा किए, उसको जाने। इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, तुम लोग को तो डिस्कस कर सकते हो। इसके लिए कुछ कंसर्न बुक हम बता देते हैं, उसको तुम लोग देखो। इससे रिलेटेड बुक तुम लोग दीनानाथ वर्मा की देख सकते हो, BS भार्गव की बुक्स देख सकते हो, SC मिश्र की बुक देख सकते हो, और सुभाष कश्यप की भी किताबें हैं, भारत का संवैधानिक विकास। ये सब किताबों को देखो और पढ़ो। ओके, ऑल द बेस्ट।